बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम एब्डोमेन पेल्विस की फर्स्ट वर्किंग डे, जिसके अंदर एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वाल के मसल्स, इनकी न्यूरोवास्कुलर इनर्वेशंस, जिसके अंदर डर्माटोम्स आ जाएगी, आर्टरीज जो सुपरफिशियल और डीप भी होती है, वेन्स, लिम्फेटिक्स जो सुपरफिशियल भी हो सकती है और डीप भी हो सकती है। हमने इनकी बेसिक गाइडलाइंस लेनी है। गाइडलाइंस में हमने ये देखना है कि इस टॉपिक में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और किन किन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्डोमेन पेल्विस। तो एब्डोमेन पेल्विस ये वाला जो रीजन है ये हेड एंड नेक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कंपेयर करें हेड एंड नेक से तो कंटेंट वाइज ये हेड एंड नेक से थोड़ा सा कम है, मतलब इसका कंटेंट थोड़ा सा कम है हेड एंड नेक से, लेकिन इसके इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि इसमें से 3 आपको एससीक्यू देखने को मिलते हैं, जबकि हेड से एक और नेक से भी एक एससीक्यू आता है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर 2 रीजन आती है, एक है एब्डोमेन पेल्विस। पेल्विस के अंदर मजीद 2 में डिवाइड हो जाती है, एक मेन पेल्विस या मेन पेल्विक कैविटी, दूसरा पेरिनियम। ठीक हो गया। और जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन भी मजीद 2 में डिवाइड हो जाती है। एक इसका वो वाला पार्ट जो विसरा से पहले पहले है, विसरा से पहले पहले वाला पार्ट कौन सा है, तो हम जो पहला जो इसका पार्ट है वो एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल है। दूसरा जो और ये वाला पार्ट विसरा से पहले पहले, मतलब एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल से लेकर पेरिटोनियम तक ये एक्सटेंड करेगा, जबकि दूसरा पार्ट इसका विसरा से आगे होगा। इसमें से 2 एससीक्यू आने हैं एब्डोमेन वाले पोर्शन से, जबकि पेल्विस वाले पोर्शन से सिर्फ एक ही एससीक्यू होना है। तो टोटल एससीक्यू हो गए 3। अब मैंने एब्डोमेन के 2 पार्ट्स बनाया, 2। एक वो वाला पार्ट जो विसरा से पहले पहले एब्डोमिनल विसरा, तो आपको नजर आ रहा होगा एब्डोमिनल विसरा। तो एक पार्ट एब्डोमिनल विसरा से पहले और एक पार्ट एब्डोमिनल विसरा को इंक्लूड करके लास्ट तक जाएगा। तो जो पहले पार्ट से एक एससीक्यू आना है और दूसरे पार्ट से भी एक एससीक्यू आना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपने करने हैं, क्योंकि जो हमारा जो स्टडी सेशन होगा इसके अंदर हार्ड वर्क नहीं होगा, इसके अंदर होगा स्मार्ट वर्क। और जो स्मार्ट वर्क होता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और वैल्यूएबल होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड वर्क। तो हम स्टार्ट करते हैं एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल, जो हमारा फर्स्ट वर्किंग डे है एब्डोमेन पेल्विस के सेशन का। तो अगर हम इसमें बात करते हैं फर्स्ट वर्किंग डे के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर आपको एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल, इसकी कैविटी, एब्डोमेन की रीजन्स, प्लेन्स ये देखने को मिलते हैं, और इसके साथ फेशिया, मसल्स यहाँ पे आते हैं, न्यूरोवास्कुलर इनर्वेशन। ठीक हो गया। तो आपने इसमें से करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसका जो पहली बात कि जो इसका ये फर्स्ट वर्किंग डे है ये आपने तैयार करना है पूरे का पूरा केएलएम से। ठीक हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें केएलएम के अंदर मिसिंग है, वो चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, वो बीडी से आपको निशान लगवा दूंगा। दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो फर्स्ट वर्किंग डे है ये आपने 1 to 1 एब्डोमेन से करना है, लेकिन कुछ चीज़ें सॉरी केएलएम से करना है एब्डोमेन का, लेकिन कुछ चीज़ें केएलएम के अंदर मिसिंग है, तो वो आपको मैं बीडी से निशान लगवा दूंगा। जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है जो केएलएम के अंदर दिया हुआ है उसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ के टेक्स्ट को पढ़ने की, तो आपने सिर्फ नोट्स को कवर कर लेना है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज में आती है या फिर वो एससीक्यूज में आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम इस चैप्टर में जो आपने स्टार्ट करना है वो है यहाँ से, ये रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक हो गया। तो जो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्डोमेन की 9 रीजन्स होती है, तो ये रीजन्स से आपने स्टार्ट करना है, और रीजन्स को जो रीजन्स में डिवाइड करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी को, तो वो होते हैं कुछ प्लेन्स, कुछ होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, कुछ होते हैं वर्टिकल प्लेन्स। वो हमने वीडियो के अंदर कवर कर लेना है। तो आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है पहला प्लेन्स, कि वो कौन कौन से प्लेन्स हैं जो एब्डोमेन को रीजन में डिवाइड करते हैं और जो एब्डोमेन को क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। इस टॉपिक में से कोई इंपॉर्टेंट एससीक्यू नहीं आना, लेकिन यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू किस तरह से, कि वो पूछ सकता है कि जो ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन या सब कोस्टल प्लेन किस कोस्टल मार्जिन या किस कोस्टल कार्टिलेज को बाइफरकेट कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इनकी पोजीशन और एनाटॉमिकल इनका आपको ओरिएंटेशन पता होने चाहिए। जिस तरह मिड इंग्वाइनल पॉइंट है कहाँ से पास करता है, तो आपने बताना है ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट ये पास करता है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान में। ठीक हो गया। तो आपने जो
इस एरिया में से, रीजन्स में से सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने इसको एमसीक्यूज के एतबार से करना है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये भी आता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी ये थोरैक्स के अंदर कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो ये एक्सटेंड करती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, ठीक हो गया, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और इसके साथ जो पेल्विस का वो वाला पार्ट जो एब्डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, उसको बोलते हैं ग्रेटर पेल्विस। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो ग्रेटर पेल्विस होता है वो असल में एब्डोमिनल कैविटी का इंफीरियर पार्ट होता है। इसके साथ जो ये वाले जो एब्डोमिनल कैविटी है थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है अप टिल फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो आपने रीजन्स और एब्डोमिनल कैविटी को देखना है, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक हो गया। बाकी इसके नोट्स आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। अब जो एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वाल ये वाला, यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज पूछी जाती है और इसकी कवरिंग पूछी जाती है। इसकी बाउंड्रीज और इसकी कवरिंग मुश्किल है कि एमसीक्यूज या एससीक्यू में पूछी जाए, लेकिन ये वाइवा के अंदर जरूर पूछी जाती है कि जो एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वाल के जो फेशिया है वो कौन से हैं। या कभी कभार एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कि जो फेशिया होता है, सुपरफिशियल फेशिया, इसके दो लेयर्स होती है, एक सुपरफिशियल फैटी लेयर और इसकी डीप मेम्ब्रेनस लेयर। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो सुपरफिशियल फैटी लेयर है इसका दूसरा नाम क्या है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी तरह हाईलाइट करते रहे। तो डीप मेम्ब्रेनस लेयर का दूसरा नाम क्या है, तो आपने इसको यहाँ से देख लेना है, ठीक हो गया। तो ये भी एमसीक्यूज में आता है। जबकि एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वाल की जो बाउंड्रीज होती है ये पूछी जाती है वाइवा के अंदर। ये एमसीक्यूज या एससीक्यूज के अंदर इतना ज़्यादा नहीं आती। बाकी इसके बाद ये जो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कवरिंग्स या लेयर्स, ठीक हो गया, क्योंकि सुपरफिशियल लेयर के बाद आती है डीप फेशिया, डीप फेशिया के बाद कुछ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल फैट या इंटर एब्डोमिनल फेशिया आता है, फिर ट्रांसवर्सालिस फेशिया। तो ये जो लेयर्स होती है, इन लेयर्स की जो तरतीब होती है ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तो मोस्टली एमसीक्यूज में ये पूछा जाएगा कि सुपरफिशियल से डीप की तरफ जा रहे हैं तो जो लेयर्स की अरेंजमेंट क्या है, मतलब स्किन पहले आएगी सुपरफिशियल फैटी लेयर, तो आपने ये वाली जो डायग्राम है इसको ज़रूर करना है। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर्स की कि सबसे पहले स्किन आती है, फिर सुपरफिशियल फैटी लेयर जिसको कैम्पर फेशिया, स्कारपा फेशिया, फिर डी फेशिया। इसके भी मजीद 3 लेयर्स होती है, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, डीप, देन कम्स ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के बाद जो फेशिया आएगा, ठीक हो गया। तो इसके बाद एंडो एब्डोमिनल फेशिया, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल फैट और पैराइटल पेरिटोनियम। तो तकरीबन 10 से लेकर 11 लेयर्स बन जाती है। तो आपने इनकी अरेंजमेंट को ज़रूर करना है। ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है या फिर कभी कभार वाइवा के अंदर भी पूछी जाती है। तो इस डायग्राम को आपने नहीं छोड़ना। अब इसके बाद जो मसल्स आते हैं, मसल्स ऑफ एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एससीक्यू भी बन सकता है, ठीक हो गया। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एससीक्यू किस तरह से बन सकता है। एससीक्यू में ये आ सकता है कि जो एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वाल, इसके में 2 टाइप के मसल्स होते हैं, एक है फ्लैट वैरायटी के और दूसरे होते हैं, आपको नज़र आता है, वर्टिकल। तो वो ये पूछ सकता है कि जो कितनी कैटेगरी के मसल्स होते हैं, फ्लैट कितने होते हैं और वर्टिकल कितने होते हैं, और इन मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन क्या है, या फिर चलो ये भी नहीं पूछता ओरिजिन इंसर्शन, तो इनके नाम ज़रूर पूछेगा, इनकी इनर्वेशन क्या होती है और इनके मेन एक्शन। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन को आपने नहीं छोड़ना, ये एसक्यू में आते हैं एक्शंस। और इसके साथ साथ आपने ये पैराग्राफ तो ज़रूर करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ से एससीक्यू बन सकता है, जबकि यहाँ पे अंदर से एमसीक्यूज भी बन सकता है। किस तरह से, तो एक आपको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ कि ये है कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक है ये थोरैकोलम्बर फेशिया से ओरिजिन नहीं लेता होता, ठीक हो गया, बल्कि इसका पोस्टीरियरली फ्री एज होता है। तो एक ये एमसीक्यू आ सकता है, जबकि इसका एक ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि जो इसके फाइबर्स होते हैं, फाइबर की डायरेक्शन वो क्या होती है, इन्फीरो मीडियल होती है, ठीक हो गया। इसके बाद इसके जो मसल फाइबर होते हैं वो एपोन्यूरोटिक की जगह पे आके बनते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो मैं इसका एक पीडीएफ बना दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो आपने ज़रूर उसको देख लेना, ठीक हो गया। तो यहाँ से एमसीक्यूज ज़रूर बन सकते हैं और आपको टेबल से एससीक्यू बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मसल्स के बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एससीक्यू है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक तो इंग्वाइनल कैनाल, इस सेक्शन में से, इस सेक्शन में नहीं, ओवरऑल जो विसरा से पहले पहले तक पार्ट था वहाँ से इंग्वाइनल कैनाल। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है रेक्टस शीथ और लीनिया अल्बा, ठीक हो गया। तो रेक्टस शीथ के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो रेक्टस शीथ है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एब्डोमेन में या केएलएम के अंदर इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा हुआ, इसकी बाउंड्रीज नहीं लिखी हुई। तो फिर इस टॉपिक को, रेक्टस शीथ को और लीनिया अल्बा को आपने केएलएम से नहीं करना, बल्कि इस टॉपिक को आपने करना है बीडी से। बीडी से आपको मैं निशान लगवा देता हूँ, तो इसको यहाँ से हम कांटा कर लेते हैं।
इसके बाद जो एक और एमसीक्यू, लेकिन ये 2 या 1 नंबर का पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, वो है फंक्शन एंड एक्शंस ऑफ एंटेरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल। तो इनके फंक्शंस और इनके एक्शंस क्या होते हैं, मैंने इस पर ये आप मेरे नोट्स को देख लीजिएगा, उनकी तस्वीर ले लीजिएगा आप, ठीक हो गया? आगे इसके बाद है जो न्यूरोवास्कुलर इनर्वेशन, तो ये आपने सारा का सारा करना है, आपने केएलएम से ही करना है, ठीक हो गया? तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो शायद एससीक्यू में आ सकता है, वो है आर्टरीज ऑफ एंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल। या तो एमसीक्यू से ज़रूर आएगा, लेकिन आर्टरीज पे भी छोटा सा 2 नंबर का एससीक्यू पूछा जाता है, ठीक हो गया? तो ये तो हो जाएगा इसका केएलएम से। मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक प्राइमरीली तो केएलएम से करना है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें डेफिशिएंट हैं। एग्जाम्पल रेक्टस शीट, इसकी बाउंड्रीज, तो मैं आपको बीडी से बता रहा हूँ कि बीडी से आपने क्या क्या करना है, ठीक हो गया? तो बीडी के अंदर जो असल में चीज़ें क्या लिखी हुई है, तो बीडी के अंदर आपने एक ये वाले 2 सफ़े ज़रूर करने हैं। एक ये वाला एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का ये वाला पेज और ये वाला पेज, आप इनको चलो रीड कर लीजिएगा। बाकी जो मेरा पीडीएफ नोट्स होंगे, आपको उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक हो गया? तो आप इन दोनों पेजेस को रीड करना है। और अम्बलाइकस वाला, अब मेरे साथ अंडरलाइन करते रहिए किताब के ऊपर, जो अम्बलाइकस है ये आपने करना है बीडी से। वो कुछ एम्बलाइकस के क्लिनिकल्स होते हैं, इनको भी छोड़ दें। इसके बाद आपने करना है ये वाला जो फ्लो चार्ट है, ये वाला सिर्फ बीडी के अंदर लिखा हुआ है, ये केएलएम के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो आपने ये यहाँ से करना है। मसल्स के बाद इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंजॉइंट टेंडन और फाक्स इंग्वाइनैलिस। ये जो चीज़ होती है ये पूछी जाती है वाइवा के अंदर, ठीक हो गया? बाकी जो क्रीमास्टर मसल है उसको हमने देखना है स्क्रोटम के साथ। जो रेक्टस शीट है, ये रेक्टस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एससीक्यू आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने जो एससीक्यू या जो रेक्टस शीट को प्रिपेयर करना है, आपने यहीं से ही इसको प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया? रेक्टस शीट का तो यहाँ तक तो हो गया हमारा फर्स्ट वर्किंग डे, जो आपने बीडी से करना है, ठीक हो गया? इसके बाद अगर क्लिनिकल्स की बात करते हैं, तो क्लिनिकल्स पहला जो क्लिनिकल है वो है लाइपोसक्शन। अब क्लिनिकल तो आपने सारे करने हैं केएलएम वाले, लेकिन जो पहला जो क्लिनिकल है लाइपोसक्शन, ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं किया। लेकिन जो स्पेस ऑफ बोग्रोस है, ये एमसीक्यूज में ज़रूर आ जाती है, तो स्पेस ऑफ बोग्रोस को आपने देखना है। इसके साथ जो पाल्पेशन ऑफ एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल, इसकी जो प्रिकॉशंस होती है वो एससीक्यू में आ सकती है 2 या 3 नंबर की, तो आपने प्रिकॉशंस को देखना है। सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस, ये पूछा जाता है प्रैक्टिकल के अंदर, फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं या इसको आप फिजियोलॉजी के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक हो गया? सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस को। तो ये थी बेसिक गाइडलाइंस फर्स्ट वर्किंग डे की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।